गाइस, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर को। कैश फ्लो स्टेटमेंट में सबसे ज़्यादा हमारी क्वेरीज होती हैं, क्योंकि रीज़न क्या है पता, उसके दो रीज़न है। एक तो इतना बड़ा फॉर्मेट है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, पूरा क्वेश्चन करने के लिए हमें पूरा फॉर्मेट करना होता है, यानी कि पूरा फॉर्मेट याद होना चाहिए। दूसरा, एडजस्टमेंट बहुत सारी हैं, तो इन्हीं रीजंस की वजह से हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट में कहीं ना कहीं अटक जाते हैं। बट गाइज, उसको सॉल्व करने ही मैं आई हूँ। देखो, सबसे पहले कैश फ्लो को करने के लिए दो चीज़ें चाहिए। अंडरस्टैंडिंग, यानी कि आपको कंसेप्चुअल नॉलेज अंडरस्टैंड करना है, चीज़ें आ रही हैं तो क्यों आ रही हैं। दूसरा, उसके साथ लर्निंग, यानी कि उन चीज़ों को याद भी रखना है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन करते हो गाइस कैश फ्लो का, तो वो फुल फ्लेज क्वेश्चन पूरा करना पड़ता है हमें, राइट। सो इसलिए दोनों चीज़ें ज़रूरी है। अगर आपने रट्टाफिकेशन से लर्न कर लिया बट अंडरस्टैंड नहीं करा तो भी क्वेश्चन नहीं होगा, इसलिए अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ लर्निंग भी। अब सबसे पहले गाइस, कैश फ्लो स्टेटमेंट का मीनिंग क्या होता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो कंपनीज बनाती हैं, जिसमें वो इनफ्लो एंड आउटफ्लो शो करती है कैश का एंड कैश इक्विवेलेंट्स का। यानी कि अगर हिंदी भाषा में बोलूँ तो कहाँ से पैसा आया, कहाँ पैसा गया, ये इस स्टेटमेंट में दिखाया जाता है। इसे कैश फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स किसे कहते हैं। कैश का मतलब आप सबको पता है, रोकड़ा, दैट इज द कैश, यानी कि पैसा। कैश इक्विवेलेंट्स यानी कि जो कैश के समान होते हैं, जिसमें आपका कैश एट बैंक आ जाता है, करंट इन्वेस्टमेंट आ जाती है, लाइक मार्केटेबल सिक्योरिटी, शेयर्स वगैरह में आपने अगर इन्वेस्टमेंट करी है तो आप उसे बहुत जल्दी बेच सकते हो, राइट। तो उसे भी कैश इक्विवेलेंट्स के समान ही माना जाता है। तो हमें यहाँ पर बेसिकली ये देखना होता है कि पैसा कहाँ से आया और कहाँ गया, तो कितना हमारे पास कैश अभी लास्ट में बचा, ये हमें इस स्टेटमेंट से पता चलता है। अब बिजनेस में तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, तो अब वो कैसे उसको डिवाइड करें। उन्होंने क्या किया, बिजनेस की सारी एक्टिविटीज़ को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। कितने पार्ट्स में, 3 पार्ट में। फर्स्ट पार्ट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सेकेंड इज इन्वेस्टिंग एंड द थर्ड इज फाइनेंसिंग। 3 ऑपरेटिंग गाइस, सेकेंड इन्वेस्टिंग एंड द थर्ड इज फाइनेंसिंग। यानी कि बिजनेस की एक्टिविटी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। ऑपरेटिंग एक्टिविटी यानी कि बिजनेस चलाने से रिलेटेड एक्टिविटीज़। उन्होंने कहा देखो, बिजनेस में या तो हम बिजनेस को चलाएंगे, दैट इज ऑपरेट करेंगे। इन्वेस्टमेंट यानी कि या तो हम एसेट्स को खरीदेंगे या बेचेंगे, फिक्स्ड एसेट्स लाइक बिल्डिंग, लैंड एंड मशीनरी, ये इन सब चीज़ों को हम खरीदेंगे या बेचेंगे, सो दैट इज इन्वेस्टमेंट हम लोग करते हैं। थर्ड, यानी कि हम फाइनेंस से रिलेटेड जो काम होते हैं, यानी कि लोन लिया हमने, शेयर इशू करे, डिबेंचर इशू करे या उनकी पेमेंट करी, दैट इज फाइनेंसिंग। तो उन्होंने बिजनेस की एक्टिविटीज़ को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, मतलब पूरी एक्टिविटीज़ को 3 पार्ट्स में, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। उसके बेस पर गाइज ये फॉर्मेट बेस्ड है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट का। फॉर द ईयर एंडेड लिखते हैं, पर्टिकुलर अमाउंट आता है। अब हमें एक एक करके एक्टिविटीज सॉल्व करनी पड़ती है। अब इनमें जो ये 2 एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग, दैट इज द बच्चा एक्टिविटी, यानी कि ये कोई भी कर सकता है, बहुत ईजी होती है। फाइनेंसिंग में आजकल काफ़ी सारी चीज़ें आने लग गई है, जैसे मैं अभी आपको बताऊंगी, उसके ऊपर एक अलग से भी वीडियो बना रही हूँ मैं फाइनेंसिंग से रिलेटेड। अब इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या है, वो बच्चा एक्टिविटीज़ है, उनमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, यानी कि ज़्यादा गलतियाँ नहीं होती उसमें। मेन है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यानी कि ये जो फर्स्ट एक्टिविटी है ना, इसी को निकालने में हमारी थोड़ी सी मतलब जान निकल जाती है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें और गलती होने के चांसेस इसमें ज़्यादा रहते हैं। बट वही चीज़ हमने सीखनी है और आसानी से सीखनी है। मेरा मकसद यहाँ पे आने का है ईजी वे, आसान तरीके से आपको वो चीज़ें सिखाऊं। अब क्या चीज़ें सीखनी है, देखो सबसे पहले गाइस मैंने ये हाफ फॉर्मेट बनाया है, ऑपरेटिंग से रिलेटेड बता रही हूँ। फर्स्ट हम क्या लिखते हैं, पर्टिकुलर अमाउंट लिखने के बाद ए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आपने क्या लिखा, कैश फ्लो, यानी कि यू आर नाउ, आप अब क्या सॉल्व करने जा रहे हो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी को। कैश फ्लो, किसका कैश फ्लो, ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में गाइस 2 मेन रिवर्स गियर होते हैं। मेरी भाषा में अगर मैं बोलती हूँ तो उन्हें रिवर्स गियर कहते हैं। क्या रिवर्स गियर होते हैं गाइस इसमें, कि हमारे पास जो प्रॉफिट बैलेंस शीट में अपेयर होता है उसे हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट, है ना, ये तो सबको पता है। जो हमारी बैलेंस शीट में प्रॉफिट अपेयर होता है उसे नेट प्रॉफिट बोलते हैं। बट हमें यहाँ पर वो प्रॉफिट चाहिए जिसमें फाइनेंसिंग से रिलेटेड एडजस्टमेंट ना हो रखी हो,
जिसमें इन्वेस्टिंग से रिलेटेड एडजस्टमेंट ना हो रखी हो, तो हम क्या करते हैं अपने नेट प्रॉफिट जो कि यहाँ पर था प्रॉफिट एंड लॉस निकालते वक्त, हम ये सारी चीज़ें ऐड बैक करते हुए अपने ग्रॉस प्रॉफिट पर पहुँचते हैं। ठीक है, सो यानी कि हमें बैक जाना होता है, तो हमें अपने प्रॉफिट में काफ़ी सारी एडजस्टमेंट्स करनी होती है। तो अब इसके लिए 2 रिवर्स गियर हैं। कितने रिवर्स गियर हैं? 2। तो सबसे पहला रिवर्स गियर समझते हैं, ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। फर्स्ट रिवर्स गियर का नाम है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। गाइस वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है, बट ऑफ कोर्स मैं इसमें सब कुछ कराऊंगी, सो प्लीज देखना और समझना। ठीक है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जो होता है गाइस फर्स्ट रिवर्स गियर है। ये हम वर्किंग नोट में बनाते हैं, यानी कि इसकी कैलकुलेशन हम कहाँ करते हैं? वर्किंग नोट में। और हम इसमें सबसे पहला स्टेप होता है हमारा नेट प्रॉफिट निकालना। नेट प्रॉफिट कैसे निकलता है? करंट ईयर का प्रॉफिट माइनस प्रीवियस ईयर का। बड़े ध्यान से निकालना होता है हमें इसे, क्योंकि अगर आपको पता है बैलेंस शीट में 2019 और 20 का बैलेंस कुछ ऐसे दिया होता है, 1 लाख और 2 लाख। ठीक है, तो 2 लाख माइनस 1 लाख, 1 लाख प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन समटाइम्स ये जब नेगेटिव होता है तो 2 लाख में से 1 लाख माइनस करने थे, बट ये तो ऑलरेडी माइनस था, तो वो ऐड बैक हो जाता है, तो 2 लाख माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये 4 बन जाता है। तो इधर इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। फॉर्मूला क्या पुट करना होता है? करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। ठीक है, अब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में 4 एडजस्टमेंट्स उंगलियों पर याद करनी है। 4 एडजस्टमेंट्स उंगलियों पर कौन सी है? फर्स्ट इज प्रोविजन फॉर टैक्स। फर्स्ट इज प्रोविजन फॉर टैक्स, वो भी कौन सा? करंट ईयर का। आपको देखो बैलेंस शीट में हर चीज इस तरीके से गिवन होगी, प्रीवियस ईयर, करंट। करंट ईयर यानी कि जो साल एंड का है और जो बिगिनिंग का है उसे प्रीवियस ईयर बोलते हैं। तो प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर वाला अमाउंट आता है। फिर इसमें ये चीज़ क्या होती है? प्लस होती है। 4 चीज़ें प्लस होती है गाइस। प्रोविजन फॉर टैक्स, ट्रांसफर टू रिजर्व, यानी कि अगर आपने कोई भी पैसा रिजर्व में ट्रांसफर किया है तो उसका डिफरेंस, अगर 1 लाख पहले रिजर्व में था अब 2 लाख हो गया, तो इट मीन्स 1 लाख ट्रांसफर किया है, वो आ जाता है, तो ट्रांसफर टू रिजर्व। थर्ड, प्रपोज्ड डिविडेंड। प्रपोज्ड डिविडेंड गाइस प्रीवियस ईयर का आता है, ये चेंज हो गया था, तो अब प्रीवियस ईयर का जो भी प्रपोज्ड डिविडेंड होता है वो हम लेते हैं। इसके अलावा इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड हमें एडजस्टमेंट में गिवन होता है, ये हमें बैलेंस शीट में गिवन नहीं होता, कहाँ गिवन होता है? एडजस्टमेंट में। तो उसे भी हम क्या करते हैं? प्लस, ये एक ही होता है, इसमें कोई करंट और प्रीवियस ईयर नहीं होता। ठीक है, तो ये हो गया। तो 4 चीज़ें आपको टिप्स पर याद करनी है, प्रोविजन फॉर टैक्स, ट्रांसफर टू रिजर्व, उसके बाद प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड। ये 4 चीज़ें आपको सबसे पहले अपनी बैलेंस शीट में देखनी है और उसके बाद ये बनाना है। ठीक है, अब आप ये वर्किंग करोगे, इसमें एक चीज़ होती है गाइस प्लस और माइनस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स कौन सी होती हैं? वो आइटम्स जो हमारी नॉर्मल बिजनेस कोर्स की नहीं है। जैसे अगर हमारा लॉस हो जाता है ड्यू टू फायर या थेफ्ट या फिर रिफंड ऑफ टैक्स, गवर्नमेंट से हमें टैक्स रिफंड आ जाना, तो आपको इसे देखना है कि आपको प्लस करना है या माइनस। सो अगर आपने वो एक्टिविटी अपने प्रॉफिट एंड लॉस में प्लस करी थी तो यहाँ माइनस होगी, अगर आपने उसे प्रॉफिट एंड लॉस में माइनस करा था तो यहाँ प्लस होगा, तो उस पर बेस्ड होती है हमारी ये। ठीक है, सो इतना हम लोग कर सकते हैं गाइस। ठीक है, ये करने के बाद आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम आ जाएगा। अब हम लोग सेकेंड स्टेप पर आएंगे, तो जो इधर इसका अमाउंट होगा वो आप यहाँ पे शो कर दोगे। सो अब हम दूसरा रिवर्स गियर पढ़ते हैं गाइस। दूसरा है एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम, यानी कि वो आइटम्स जो ना तो कैश से रिलेटेड है ना ही वो ऑपरेटिंग से रिलेटेड है, वो आएंगी। अब देखो क्या होता है कि हमें रिवर्स गियर क्यों कहा है, क्योंकि नेट प्रॉफिट में बहुत सारी ऐसी एडजस्टमेंट हो रखी है जो इन्वेस्टिंग से रिलेटेड है, जो फाइनेंसिंग से रिलेटेड है। हमें तो यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटी सॉल्व करनी है, सो इसलिए हमें अपने प्रॉफिट को ऐड बैक करते हुए जाना है उन एक्सपेंसेस से जो इन्वेस्टिंग से थे, जो फाइनेंसिंग से थे, हमें उन्हें ऐड करना है, क्योंकि हम इन्हें दिखाएंगे माइनस में, इन्हें हम एक्सपेंस दिखाएंगे बट इनकी एक्टिविटी में। इसलिए हम अभी ऊपर जाने के लिए, ग्रॉस प्रॉफिट अपना पता करने के लिए इन चीज़ों को क्या करते हैं? ऐड बैक करते हैं, यानी कि उल्टा कर लेते हैं। आप ये कहो अगर एक्सपेंसेस थे तो उन्हें हम ऐड कर लेते हैं, अगर हमने कोई इनकम ऐड करी थी प्रॉफिट एंड लॉस में तो हम उसे लेस करते हैं, क्योंकि इनकम को कहाँ दिखाएंगे? उस पर्टिकुलर एक्टिविटी में दिखाएंगे। तो कंफ्यूज नहीं होना,
अब इसको याद कैसे करना है, याद करने का तरीका क्या है? देखो ये तो समझ लिए हम कि भाई ये क्या होता है, चक्कर क्या है, लेकिन याद कैसे करें? याद करने के लिए गाइस जी दिल्ली वाले, देखो क्योंकि मैं दिल्ली से हूं ना, जी दिल्ली वाले, GDILI वाले, जी से फर्स्ट आइटम जो आती है गाइस नॉन कैश, वो होती है गुडविल या पेटेंट राइट ऑफ। गुडविल रिटर्न ऑफ किसे कहते हैं? अगर आपकी गुडविल कम हो रही है तो वो यहाँ पर आ जाती है और क्या होती है, ऐड होती है। क्योंकि गुडविल में हम, अगर हमारी गुडविल कम हो रही है तो क्या हम किसी को पैसा दे रहे हैं? नहीं दे रहे, इसलिए उसे हम, अगर हम अपने बिजनेस में दिखाते हैं कि भाई 10,000 की गुडविल आज 5 की होगी, तो क्या किसी को पैसा दिया? नहीं दिया। तो गुडविल राइट ऑफ यहाँ आती है प्लस में। डेप्रिसिएशन भी नॉन कैश है, किसी को पैसा नहीं दिया जाता, प्लस होता है। इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट जो है वो फाइनेंसिंग का पार्ट है। आप किसी से लोन लेते हो, उधार लेते हो, तभी इंटरेस्ट देते हो ना, तो उसे हमने दिखाना है माइनस में, लेकिन फाइनेंसिंग में, तो यहाँ उसे ऐड करेंगे। सो इंटरेस्ट पेड, चाहे वो डिबेंचर पे है, लोन पे है, बैंक ओवरड्राफ्ट पे है। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, लॉस होना सेल ऑफ एसेट पर, किसी भी एसेट को बेचने पर लॉस होना इन्वेस्टिंग का पार्ट है, इसलिए हम उसे यहाँ ऐड करते हैं और उसे कहाँ लेस करके दिखाएंगे? हम इन्वेस्टिंग में। इसके बाद इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, इंक्रीज इन प्रोविजन भी एक नॉन कैश एक्सपेंस है, इसलिए उसे यहाँ ऐड कर रखा है। अब याद कैसे करना है? जी दिल्ली वाले, जी फॉर गुडविल रिटर्न ऑफ दिल्ली, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, लॉस, इंक्रीज, और वाले के लिए गाइस है राइट ऑफ शेयर इशू एक्सपेंस हो गया आपका, अंडर राइटिंग कमीशन हो गया, तो उन्हें भी हम यहाँ पर ऐड करते हैं। अब लेस में क्या आता है? लेस में आता है पीडीआई, पीडीआई यानी कि प्रॉफिट ऑन, ये सारा इसी में से है, लॉस का अपोजिट प्रॉफिट, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का डिक्रीज इन, और यहाँ पर जो हमने पे कराया था इंटरेस्ट वगैरह उसकी इनकम। हमारे को इनकम 3 तरीके से होती है, हमें इनकम 3 तरीके से होती है, रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड, तो वो इन्वेस्टिंग का पार्ट है। अगर आपने कहीं इन्वेस्ट किया था तभी तो आपको इनकम हो रही है, तो वो इन्वेस्टिंग में दिखाएंगे प्लस करके, यहाँ हमें उसे माइनस करना है, लेकिन ये हमने प्रॉफिट एंड लॉस में प्लस कर रखे थे, इसलिए हमने इसे बैक जाने के लिए रिवर्स किया, उल्टापन अपनाया, इसलिए हमने उसे माइनस करा। तो आपको ये टर्म्स याद होनी चाहिए, ये जब आप कर लोगे आपका निकल आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। अब आपकी ये जो 2 रिवर्स गियर होने के बाद एक्चुअल में ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकलता है। सो गाइस ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकलने के बाद अब एक्चुअल में ऑपरेटिंग एक्टिविटी स्टार्ट होती है, जो कि बहुत सिंपल है, यानी कि 2 रिवर्स गियर ही थे जो मुश्किल थे, अब सारा क्वेश्चन इजी हो जाता है। अब हमें क्या इंक्रीज करना होता है? हमें ऐड करना होता है इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, क्योंकि करंट लायबिलिटी के बढ़ने से भी हमारे पास या तो पैसा आता है या सामान आता है, या फिर डिक्रीज इन करंट एसेट, ठीक है। और इसी के जस्ट अपोजिट 2 चीज़ें लेस होती हैं, इंक्रीज का उल्टा डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी और इंक्रीज इन करंट एसेट। अब आप जब ये एडजस्टमेंट अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कर देते हो तो जो आपका अमाउंट निकल कर आता है वो होता है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दैट इज कॉल्ड कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। उसको क्या बोलते हैं? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। अब इसमें हमें लेस करना होता है इनकम टैक्स पेड। क्या लेस करना है? इनकम टैक्स पेड। और अगर कोई एडजस्टमेंट है हमारी कौन सी एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम की तो वो हो जाती है, राइट। अब वो करने के बाद जो आंसर आता है, अगर वो पॉजिटिव आंसर है तो कैश फ्लो वर्ड यूज़ करेंगे, अगर नेगेटिव आंसर है तो कैश यूज़ करेंगे। यानी कि आपको ये वर्ड ध्यान रखने हैं इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो आपकी एक एक्टिविटी हो गई, ये एक एक्टिविटी हमारी जान ले लेती है क्योंकि यही सबसे लेंथी है। अब इसके बाद जो 2 एक्टिविटी हैं वो कुछ भी नहीं है, यानी कि अब आप सेकेंड एक्टिविटी जब करते हो दैट इज बी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग। इतनी इजी है गाइज ये। इन्वेस्टिंग आपकी फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड है। किससे? फिक्स्ड एसेट। तो आपको सिंपल बैलेंस शीट में जाना है, फिक्स्ड एसेट्स को देखना है। फिक्स्ड एसेट अगर बढ़ रहे हैं, ठीक है, इंक्रीज हो रहे हैं, तो आप इसको क्या मानोगे? परचेज मानोगे। तो परचेज माइनस होता है। आपको इसमें ये देखना है कि आपके पास से पैसा जा रहा है या आ रहा है। अगर आपके एसेट डिक्रीज हो रहे हैं इट मीन्स वो सेल हो रहा है, उसका सेल हो रहा है तो वो पैसा प्लस में आता है। आपको सेल की इंफॉर्मेशन गाइस गिवन होगी। अगर सेल की इंफॉर्मेशन नहीं गिवन और एसेट कम हो रहा है तो उसे डेप्रिसिएशन माना जाता है। हर एक एडजस्टमेंट की गाइस अलग अलग वीडियोस भी अवेलेबल हैं, तो ये तो सिर्फ फॉर्मेट है, आपको वीडियोस भी देखनी है एडजस्टमेंट्स की, राइट। अब ये बस इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है।
इन्वेस्टिंग में आप फिक्स एसेट को देखोगे, बढ़ रहा है मतलब परचेज किया है, पैसा जा रहा है माइनस। अगर कम हो रहा है तो अगर उसकी सेल की इंफॉर्मेशन गिवन है तब उसे हम प्लस करेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई भी आपको इनकम हुई हो जैसे कि रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड, कोई भी इनकम, वो हमारी प्लस हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे सी होती है गाइस हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी जो कि आपके फाइनेंस से रिलेटेड है। सो दो तरीके से बिजनेस को फाइनेंस किया जाता है, या तो आप शेयर इशू करते हो या फिर डिबेंचर्स या लोन वगैरह। तो शेयर्स एंड डेट, डेट मतलब डिबेंचर, लोन्स, कुछ भी, शेयर मतलब शेयर। अगर आपने इशू किया पैसा आ रहा है प्लस, डिबेंचर इशू करे पैसा आ रहा है प्लस, आपको सिर्फ ये देखना है पैसा आ रहा है तो प्लस, पैसा जा रहा है तो माइनस। अगर आप इनकी रीपेमेंट कर रहे हो, रिडेम्पशन कर रहे हो तो पैसा माइनस, यस। और जो आपने इंटरिम डिविडेंड दिया, जो आपने प्रपोज डिविडेंड दिया, वो भी फाइनेंसिंग में माइनस होता है। अब हमारे पास तीन अमाउंट गाइस आ जाते हैं, ए एक्टिविटी का, बी का, सी का। हम इनको तीनों को प्लस करते हैं तो जो अमाउंट आया, लेट सपोज का तीनों एक्टिविटी को प्लस करके मेरे पास आया 50,000। फिर हम इसमें ऐड करते हैं ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 10,000। अगर आपको ओपनिंग का कैश या कैश इक्विवेलेंट्स मतलब बैंक का बैलेंस भी अगर गिवन है तो वो भी आपको ओपनिंग के ऐड करने हैं। और जो आंसर आएगा ये आपके क्लोजिंग के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से मैच हो जाना चाहिए। अगर मतलब आपको क्वेश्चन में ही पता चल जाता है कि आपने सही किया है या गलत। क्लोजिंग का जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है वही आपका आंसर होना चाहिए। अगर वही आ रहा है तो यानी कि आपने सही किया, अदरवाइज कहीं ना कहीं गड़बड़ कर दी। ये आपको तीन एक्टिविटीज़ प्लस करनी होती है और उसमें आपको प्लस करना होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स और उसके बाद आपका आंसर आ जाता है, राइट। ये तीन एक्टिविटीज़ को गाइस ए प्लस बी प्लस सी करते हैं। प्लस में है तो इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कम माइनस में है तो डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वर्ड यूज़ करते हैं। आपको फॉर्मेट एक बार बुक से अच्छे तरीके से रीड करना है। आई होप आपको ये समझ आया होगा, क्योंकि ये एक वीडियो का कंटेंट नहीं है एक्चुअल में, ये काफ़ी सारी वीडियोस इसमें बननी चाहिए। थैंक यू गाइस।